Hello friends, welcome to DCS Learning. This is the second part of REVOLT of 1857. इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने उसका बेसिक क्या था, बैकग्राउंड्स क्या क्या चल रहे थे और पॉलिटिकल कॉज के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बाकी जितने भी कॉज हैं उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो कि हैं सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री कॉजेस एंड इमीडिएट कॉजेस. सो दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 सीरीज एंड एज वेल एज OAVS सीरीज का भी सेकंड पार्ट होगा. और जो हम लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज फॉर IAS, OS और डिफरेंट PCS एज वेल एज SSC, KVS, बाकी सब जितने एग्जाम हैं उस वीडियो उसके लिए ये 14 पार्ट होगा. उसके पहले 13th पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. दिस विल बी 14 पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ OAVS सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट. सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट कॉज के बारे में डिस्कस किया, जो कि पॉलिटिकल कॉज था. इसमें हम लोग सेकंड और बाकी सब कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सेकंड कॉज इज सोशियो रिलीजियस कॉज. सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या क्या थे? पहले तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द पॉपुलेशन, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाज अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया. बहुत बड़ा सेक्शन, इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये जो रैपिडली वेस्टर्न सिविलाइजेशन का स्प्रेडिंग हो रहा था उसके खिलाफ डिसकंटेंट उन लोगों में पैदा हो गया ना. उसके साथ साथ एन एक्ट इन 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एनाबलिंग ए हिंदू हु हैड कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो इसमें एक एक्ट लाते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने के लिए. तो उसके लिए वो लोग एक एक्ट लाते हैं जिसको एक्ट ऑफ 1850 कहते हैं. उस लॉ के अनुसार क्या था, अगर आप हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं. अगर नहीं होता है ऐसा तो आप अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते. तो ये वाला एक्ट भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट पैदा किया, क्योंकि ये जो अपना इंडियन का ट्रेडिशन था, इंडिया का जो ट्रेडिशन था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था और बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया था इसमें. तो नेक्स्ट क्या था, बिसाइड्स द मिशनरीज वर अलाउड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द इंडिया. इसके साथ साथ हिंदू से तो कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को, उसके साथ साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए और हिंदू या फिर डिफरेंट जो रिलीजन्स के लोगों को अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए वो लोगों को अलाउड, मतलब देवर अलाउड, उन लोगों को अलाउ कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर. तो ये भी एक डिसकंटेंट पैदा किया लोगों के अंदर. नाउ द पीपल वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी. लोगों को कन्विंस करके गवर्नमेंट प्लान कर रहे थे कि जितने भी इंडियन हैं सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए. तो दैट इज़ वेरी मीन्स इनजस्टिस फॉर इंडियन और हिंदूज. दैट्स वाई उनके बीच में डिसकंटेंट पैदा होना जायज़ बात है. फिर द एवोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस लाइक सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड का एवोल्यूशन, लेजिस्लेशन लीगलाइजिंग द विडो रीमैरेजेस, they were threat to establish social structure, threat to the जो एस्टैब्लिश सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में था, जो ट्रेडिशन, जो प्रथा हम लोग मतलब सोसाइटी में चल रहा था, इंडियन सोसाइटी में चल रहा था, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट था. तो इसके लिए भी बहुत जो अंधविश्वास वाले लोग थे या फिर जो उस टाइम के जो लोग थे जिनको ये सब चीज़ मतलब ट्रेडिशन लग रहा था, बहुत पुराने कालों से वो चलता आ रहा था, उनके लिए एक थ्रेट पैदा कर रहा था. तो उनके बीच में डिसकंटेंट पैदा होता है. और लास्ट कॉज है, इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ वाज व्यूड एज सस्पिशियस. तो लोग क्या समझ रहे थे, रेलवे और टेलीग्राफ का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको ये लोग डर रहे थे, सस्पिशन समझ रहे थे कि धीरे धीरे करके वो लोग क्रिश्चियनिटी को हर तरफ प्रचार करेंगे बाय यूजिंग दिस रेलवे एंड टेलीग्राफ. तो ये सब डर जो लोगों के बीच में पैदा हो गया और जो डिसकंटेंट पैदा हो गया, उसके वजह से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है. सो दिस इज वाई द सेकंड कॉज, जो कि सोशियो रिलीजियस कॉज था. तो सोशियो रिलीजियस क्योंकि हमारा सोसाइटी में जो ट्रेडिशन था, जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरेज, तो उसमें जो चेंजेस आए उसके लिए ये मतलब लोगों के अंदर डिसकंटेंट हुआ. और रिलीजियस कॉज मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम बाकी जितने भी रिलीजन थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना रिलीजियस कॉज था. अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉज के बारे में. इकोनॉमिक कॉज में क्या क्या फैक्टर्स थे. फर्स्ट इज इन रूरल एरियाज पीजेंट एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हैवी टैक्सेस. तो गांव में क्या किया, जो पीजेंट्स और जमींदार थे वो हैवी टैक्सेस के खिलाफ, हैवी टैक्स ऑन लैंड के खिलाफ रिजेंट मतलब दे प्रोटेस्टेड. एंड द स्ट्रिंजेंट मेथड
ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी। तो जो हैवी टैक्सेशन और स्ट्रिंजेंट मेथड ऑफ कलेक्शन का जो पॉलिसी था, रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी, उन दोनों के खिलाफ लोगों ने, उनके अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो गया था, वो लोग प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिए थे, डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा उन लोगों में भर गया था। नाउ मेनी अमंग दीज ग्रुप्स वर अनएबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू डिमांड्स एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लेंडर। तो बहुत सारे जो इसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो पेमेंट और जो हैवी रेवेन्यू देने में अनेबल थे, देवर अनेबल फॉर दिस एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लेंडर। तो ये दोनों केस में वो लोग अनेबल थे एंड इवेंचुअली लूजिंग द लैंड दैट दे हैव हेल्ड फॉर जनरेशन। जो लैंड उनके पास सालों से चल रहा था, उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, उनको लूज करना पड़ा क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाए, रेंट नहीं दे पाए और लोन्स का जो रिपेमेंट था वो नहीं कर पाए। उसके वजह से भी लोगों में डिसकंटेनमेंट पैदा होता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज लार्ज नंबर ऑफ सिपॉयज वर ड्रॉन फ्रॉम द पीजेंट्री एंड हैड फैमिली टाइज इन विलेजेस, सो द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्स वर आल्सो अफेक्टेड देम। मतलब बहुत सारे जो सिपॉय थे वो पीजेंट फैमिली से आए थे, पहले पीजेंट्री करते थे, फिर सिपॉय बन गए थे। तो उनका जो फैमिली टाइज था विलेजेस में, उसके वजह से भी वो लोग जो पीजेंट्स का ग्रीवेंसेस है उनको अफेक्ट करता था। तो वो भी एक डिसकंटेंट पैदा किया उनके बीच में, सिपॉयज के बीच में। नाउ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कॉज्ड वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हैवी टैक्सेशन एंड हैवी रेंट, ये सब की वजह से भी लोगों के अंदर वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट और डिसकंटेंटमेंट पैदा हो रहा था ऑल सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर। नाउ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उस टाइम के बाद there was an influx of British manufactured goods into India which ruined industries and particularly the textile industry of India। तो आप लोगों को पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इंडिया का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है, उस टाइम में भी था, जो कि कोई भी रॉ मटेरियल कहीं से इंपोर्ट नहीं करता। दिस इज फुल्ली इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। तो उसको भी बहुत बड़ा झटका मिला जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। तो यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंडिया से और वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड इंडिया में लाके डंप करते थे या फिर यहाँ पे बेचते थे। तो इंडियन का जो इंडस्ट्री था वो रुइंड होना स्टार्ट हो रहा था। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट पैदा किया जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में। नाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड टू कॉम्पीट विद द चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो लोग हाथों से बनाते थे, उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा था चीप मशीन मेड गुड से। मशीन मेड गुड कम टाइम में बनेगा तो ऑब्वियसली वो सस्ता होगा। तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट गुड थोड़ा महंगा था उनके कंपैरिजन में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ रहा था। नाउ इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए सुपीरियर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ए कंज्यूमर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। तो धीरे धीरे करके इंडिया क्या बन रहा था, ए सप्लायर रॉ मटेरियल। इंडिया से लोग जो ब्रिटिशर रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड लेके इंडिया में बेचते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे उनके ऊपर पड़ रहा था। इंडियन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। नाउ ऑल दोज पीपल हु प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन रॉयल पैट्रोनेज फॉर देयर लाइवलीहुड वर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। तो पहले जितने भी लोग रॉयल पैट्रोनेज में थे, रॉयल पैट्रोनेज के अंडर थे, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया क्योंकि अब सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। तो ब्रिटिश अपना रेसिडेंट वहाँ पे लाएंगे। जो भी टेरिटरी सब्सिडी अलायंस हो गया या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या फिर लड़ाई में हार के ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, वहाँ पे तो वो लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट ही वहाँ पे रहेंगे और वो जिसको एम्प्लॉयमेंट देंगे वही उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ उनको ही सैलरी मिलेगा। तो जितने भी लोग वहाँ पे प्रीवियसली काम कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी डिसकंटेंटमेंट पैदा होगा ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के खिलाफ। नाउ सो दे बोर ए डीप सीटेड ग्रीवेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वो लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक डीप सीटेड ग्रीवेंस स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर एक ग्रीवेंस रहता है। तो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि एक बैकग्राउंड पैदा करता है। अब हम लोग मिलिट्री कॉजेस के बारे में देखेंगे, जो इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इमीडिएट इफेक्ट होने के लिए। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज ए सिपॉय म्यूटिनी। सबसे पहले ये सिपॉय म्यूटिनी करके स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके पूरा ऑल इंडिया रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है देखते हैं। इंडियन सिपॉय फॉर्म्ड मोर देन 87% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। इंडियन सिपॉय ब्रिटिशर्स के 87% कंसिस्ट करते थे एंड दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर। तो ब्रिटिश सोल्जर के खिलाफ उनको इन्फीरियर दृष्टि में देखा जाता था।
इन्फीरियर स्टेटस में लोग उनको देखते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको इन्फेरिटी फील होता था उनके खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बिहेव ही ऐसा था इंडियन सोल्जर्स के प्रति। नाउ एन इंडियन सिपाही वाज पेड लेस देन यूरोपियन सिपाही ऑफ सेम रैंक। अगर दोनों के दोनों सेम रैंक के हैं, अधिकारी हैं, तो यूरोपियन को जितना पैसा मिलता था, इंडियंस को उससे कहीं गुना कम पैसा मिलता था। तो इससे जो इन्फेरिटी जो फीलिंग होगा, एलिनेटेड फीलिंग होगा, वो पैदा हो रहा था, और वो धीरे धीरे करके डिसकंटेंट पैदा कर रहा था इंडियन सिपाही के अंदर। नाउ बिसाइड एन इंडियन सिपाही कुड नॉट राइज टू ए रैंक हायर देन दैट ऑफ ए सूबेदार। जो सूबेदार रैंक था उससे आगे इंडियन सिपाही का प्रमोशन नहीं हो सकता था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिसी। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सर्विस कंडीशन ऑफ इंडियन सिपाही। और धीरे धीरे करके जो एक्सटेंशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपांसन हो रहा था, उसके वजह से भी इंडियन सिपाही को बहुत ज़्यादा और उनके सर्विस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नाउ दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम। और क्योंकि ब्रिटिश एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब पहले यहाँ उनका मतलब टेरिटरी था या फिर रूल था, धीरे धीरे करके वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक सोल्जर अगर यहाँ से बिलोंग करता है तो उसको पहले यहाँ काम करना पड़ता है उसके घर के आसपास। अब उसको बाहर जाना पड़ेगा, घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो एक्सपांड करेंगे उतना ज़्यादा दूर उसको जाके सर्विस करना पड़ेगा। तो उनका सर्विस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था बिकॉज ऑफ एक्सपांशनरी टेंडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ 1856 में लॉर्ड कैनिंग एक एक्ट पास करते हैं, इशू करते हैं, जो कि इंडियन सिपाहीज को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है। उनका जो मेंटालिटी है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो एक्ट क्या है देखते हैं। उस एक्ट का नाम है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। एंड दिस एक्ट require that the सिपाही must be ready to serve even in British land across the sea। उनको ब्रिटिश लैंड में भी इवन सर्व करना पड़ सकता है। इस एक्ट के अनुसार, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट के अनुसार, किसी भी इंडियन सिपाही को कहीं पे भी सर्व करना पड़ सकता है इवन इन ब्रिटिश लैंड। और ब्रिटिश लैंड में सर्व करने के लिए उनको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। इंडिया से 7 समंदर पार करके जाना पड़ेगा ब्रिटिश में सर्व करने के लिए। और लोगों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ था। इंडियन रिलीजन बिलीफ के अनुसार कोई अगर समंदर पार जाके काम करता है तो वो उसका रिलीजन खिलाफ मतलब रिलीजियस के अगेंस्ट है। तो दैट्स वाई ये भी डिसकंटेंट पैदा करता है। नाउ द बंगाल आर्मी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम हाई कास्ट कम्युनिटी इन अवध। बंगाल आर्मी जो थे वो हाई कास्ट कम्युनिटी से मतलब रिक्रूटेड होते थे। नाउ दे वर नॉट प्रिपेयर टू क्रॉस द ओशियन कालापानी विच वॉज फॉरबिडन एज पर हिंदू रिलीजियस बिलीफ। तो एग्जैक्टली ये था, जो कालापानी को क्रॉस करके वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये हिंदू रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ था, फॉरबिड था ये, दिस वॉज फॉरबिडन। सो दे डेवलप दिस सस्पिशियन दैट गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। तो अगर वो समंदर पार चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो रिलीजन है उनका उनसे छीन जाएगा। तो लोग समझ रहे थे, वो सस्पिशियन थे कि ये करते, मतलब इस एक्ट के अनुसार इंडियंस को और हिंदूज को या फिर जो डिफरेंट रिलीजन, मुस्लिम हो या जो भी हो, उनको वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों को डर लग रहा था। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध द नवाब्स आर्मी वाज डिसबैंडेड। अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन से एनेक्स कर लिया गया। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद नवाब का आर्मी को भी डिसबैंड कर लिया गया। नाउ दिस सोल्जर लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जितने भी अवध में सोल्जर थे उनसे अपना लाइवलीहुड छिन गया। एंड दे बिकम बिटर एनिमी ऑफ ब्रिटिश। और वो बन जाते हैं ब्रिटिशर्स के बिटर एनिमी, जो कि इनफैक्ट एक इमीडिएट कॉज ला सकता है। अब हम उसको डिटेल्स में बाद में देखते हैं। सो ये जो डिफरेंट पहले सिपाही म्यूटिनी इसके वजह से स्टार्ट होता है। ये जो डिफरेंट जो डिसकंटेंट पैदा हुआ लोगों के बीच में, मिलिट्री कॉज, तो वो पहले सिपाही म्यूटिनी की तरफ पैदा होता है। नाउ इट वाज ओनली लेटर दैट अदर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जॉइंड द रिवॉल्ट। उसके बाद पहले सिपाही म्यूटिनी ही स्टार्ट होता है, उसके बाद उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी जितने भी एलिमेंट है सोसाइटी के, वो लोग बाहर निकलते हैं और इनके साथ खड़े होते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग देखेंगे इमीडिएट कॉज क्या था। सिपाही म्यूटिनी में क्या इमीडिएट कॉज था जो कि डायरेक्टली पूरा स्पार्क हो गया, और हम उसको स्पार्क मूवमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि सीधा डायरेक्टली 1857 का रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीज्ड कैटरीज। तो ग्रीज्ड कैटरीज का इंसिडेंट के बाद ही ये स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक रिमोर स्प्रेड किया जाता है कि जो कैटरीज, जो न्यू एनफील्ड राइफल में जो कैटरीज यूज हो रहा है उसमें फैट ऑफ काउ एंड पिग है, काउ एंड पिग का फैट उसमें यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता था,
बिफोर लोडिंग दिज राइफल्स द सिपॉय हैड टू बाइट ऑफ द पेपर ऑन द कैटरीज। तो उसको पहले जो सिपॉय है उसको पहले दांत से चबाना पड़ेगा पेपर को, उसके बाद उसमें से जो मटेरियल्स होते हैं उसको गन में डालना पड़ता था एज ए गन पाउडर। लेकिन बोथ हिंदू और मुस्लिम सिपॉय रिफ्यूज टू यूज़ दैम। क्यों? क्योंकि ये हिंदू के खिलाफ भी था, हिंदू का रिलीजन के खिलाफ भी था कि वो गाँव मतलब जो काव है मतलब गौ का मांस को नहीं ये कर सकते। तो उनका गौ मांस से बना था, तो गौ हत्या पाप है हिंदू के लिए, तो दैट्स वाई उनके भी खिलाफ था, तो दे वर ऑल्सो रिफ्यूजिंग। और मुस्लिम के लिए भी, और पिक्स मतलब सुअर भी मुस्लिम के लिए मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ था। नाउ द कैनिंग ट्राइड टू मेक अमेंड्स फॉर द एरर एंड ऑफेंडिंग कैटरीज वर विड्रॉन। तो कैनिंग ने क्या इसको अमेंड करके ये वाला कैटरीज को जो ऑफेंड कर रहा था सिचुएशन को उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन बाय देन द डैमेज हैड बीन डन। तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था ऑलरेडी, अनरेस्ट बहुत ज़्यादा जगह में स्टार्ट हो गया था। तो कैनिंग उसको मतलब विड्रॉ करके कुछ उनको फ़ायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम तक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट ऑलरेडी पैदा हो चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो स्पार्क मोमेंट वो क्या था कि मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम का एक सिपॉय जो कि बाराकपुर से बिलोंग करता था, he had refused to use catries and attack the सीनियर ऑफिसर। उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को अटैक कर लिया ना, उसके वजह से उसको हैंग कर दिया गया। ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल में उसको हैंग कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस मिस ट्रीटमेंट टू हिज सीनियर ऑफिसर। तो 8 अप्रैल को उनको हैंग कर दिया जाता है, और उसके लगभग एक महीना बाद मतलब 9 मई को 85 सोल्जर्स इन मेरूट refused to use the new rifle and were sentenced for 10 year imprisonment। उसको 10 साल के लिए imprisonment में डाल देते हैं। तो उसके बाद उसके अगले ही दिन मतलब 10 मई को बाकी जितने भी लोग थे, जितने भी सिपाही थे, सब उनको छुड़ाने के लिए चले जाते हैं और जेल को तोड़ के उनको बाहर निकाल देते हैं। और उससे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत होता है, मतलब 10 मई से शुरुआत होता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इवेंट्स क्या क्या थे, कैसे शुरुआत होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, सिग्निफिकेंस क्या है, सेंटर्स क्या है रिवॉल्ट का, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ DCS लर्निंग, subscribe to the channel and also click on the bell icon so that you will never miss any updates. Thank you.